सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो ये जो सीरीज अपना चल रहा था इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस विथ कॉन्सेप्ट के साथ, इसका आज अपना लेक्चर 11 होने वाला है। इसके पहले हम लोग 10 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें देख लिए सारा पास्ट ऑफ स्पीच का बेसिक देख लिए, इंग्लिश ग्रामर होता क्या है और सारा पास्ट ऑफ स्पीच का काम क्या है, प्रोनाउन का कार्य क्या है, नाउन का क्या कार्य है, एडजेक्टिव क्या कार्य करता है, एडवर्ब क्या कार्य करता है, मेन वर्ब क्या होता है, हैपनिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सारा चीज़ हम लोग बेसिक देख लिए थे। तो आज से हम लोग का ग्रामर का पार्ट थर्ड शुरू होने वाला है। पार्ट थर्ड शुरू होने वाला है, जिसमें हम लोग देखने वाले इंग्लिश ग्रामर का फुल एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हर एक चीज़ एग्जाम्पल के साथ। और आज है जो अपना 2025 बोर्ड का रिजल्ट भी आया है, ठीक है। तो चलिए अपना शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिए थे, उसमें बेसिक में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो उसमें देखे थे कि नाउ प्रोनाउन अपना होता क्या है, प्रोनाउन बना क्यों है, इसका कार्य क्या है, किसी भी सेंटेंस में क्या कार्य करता है, आखिर ग्रामेरियंस ने प्रोनाउन को बनाया क्यों। तो प्रोनाउंस क्यों बना? प्रोनाउंस का पहला काम है जो नाउन के स्थान पर आता है, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है प्रोनाउन का कार्य क्या होता है, तो बताए थे जैसे नाउन का कार्य होता है किसी भी सेंटेंस में उस सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, मोटा मोटी कार्य यही होता है। और आपका एग्जाम में बहुत बहुत ही बेसिक लेवल पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। मैं जितना बता रहा हूँ आपसे एग्जाम से बहुत ऊपर तक जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा खासा गहराई तक हम लोग घुस जाएंगे, लेकिन उतना आपका एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है। तो नाउन का क्या कार्य था? नाउन का कार्य था सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सारा चीज़ देख लेते हैं। जो चीज़ किसी भी चीज़ के जगह पे आता है वो भी वही काम करेगा जो पहले वाला कर रहा था। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि आप कहीं भी पढ़ने जाते हो, कोई भी कोचिंग, ठीक है, ऑफलाइन, वहाँ पे मान लो आपका जो टीचर है वो नहीं आ रहा है, 2 दिन 5 दिन के लिए कहीं छुट्टी पे गया, उनके जगह पर किसी दूसरे टीचर को भेज रहे हैं, तो वो भी वही कार्य करेंगे जो आपका पहले वाले टीचर कर रहे थे, पढ़ाने का ही कार्य करेंगे। तो उसी तरह है, जब नाउन के जगह पर कोई चीज़ आ रहा है, जो प्रोनाउन आ रहा है, नाउन की जगह पर जो प्रोनाउन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रोनाउन भी वही कार्य करेगा जो नाउन कर रहा था। तो प्रोनाउन का क्या कार्य था? सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का, ये 2 कार्य था। इतना अगर आप प्रोनाउन के समझ लिए, तो दूसरा चीज़ हम क्या समझाया था? दूसरा चीज़ हम क्या देखे थे? प्रोनाउन के पार्ट्स, प्रोनाउन होते कौन कौन सी है, तो एक बार आप रिवीजन कर लो कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव, और कौन से होता है? पर्सनल हो गए, रिलेटिव हो गए, रिफ्लेक्सिव हो गया, एम्फैटिक हो गया, इंडेफिनिट हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, और कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव, 9 10 वो होता है ना टोटल। पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, इंट्रोगेटिव, इंट्रो इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, और अपना कौन सी होती है? 2 कौन सी होती है भाई, याद नहीं आ रहा यार। 2 टोटल 10 तो होती है ना, इतना तो आपको पता होगा। 1 मिनट रुकना भाई, देखता हूँ।
पॉजेसिव नहीं लिखे, पॉजेसिव और रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हम लोग सारा देख लिए थे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव कौन कौन सी होता है उसका बेसिक देखे थे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इम्फैटिक क्या होता है, इंडिफिनिट क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, पॉजेसिव और रेसिप्रोकल सारा देख लिए। तो आज हम लोग देखने वाले पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन देखने वाले। तो चलिए अपना शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पहली बात तो आपको सबसे पहले बोले थे पर्सनल प्रोनाउन में याद रखना है आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे और देम। ये चीज़ अपना होता है पर्सनल प्रोनाउन। पहली बात तो ये आपको याद रखना है, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, इतना याद रखना है। और दूसरी चीज़ है, इनमें से कुछ सब्जेक्ट के रूप से काम कर रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट के रूप से काम कर रहा है। हम इतना चीज़ पढ़ लिए थे, हम इतना चीज़ देख लिए थे इतना कि आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, इतना अपना होता है रिलेटिव सॉरी पर्सनल प्रोनाउन। बट इसका दो कार्ड होता है। पर्सनल प्रोनाउन का कितने कार्ड होते हैं, दो कार्ड। पहली सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट, दो कार्य करता है। तो इनमें से कौन से सब्जेक्ट बनेगा, कौन से ऑब्जेक्ट बनेगा, जो देखना है। तो अपना सब्जेक्ट कौन कौन सी बनती है, सब्जेक्ट बनता आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये अपना सब्जेक्ट बनता है। आई का ऑब्जेक्टिव किसके तो क्या होता है, मी, अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है और दे का होता है देम। राइट, ये चीज़ देख लीजिए। तो सबसे पहली बात अगर बेसिक में आपको याद रखना है, सिंपल सी इतना सिर्फ याद रखना है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये अपना होता है पर्सनल प्रोनाउंस। पहला चीज़ आपको याद रखना। दूसरा चीज़ सीखेंगे इसका यूज क्या होता है, ठीक है। उससे पहले आप इस क्लासिफिकेशन के समझो, जो जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, फिर कर रहे हैं। पहले 2-3 बार हो चुका है, फिर आज कर रहे हैं, फिर 1-2 बार और करेंगे। मतलब आपका रिवीजन क्लास में हो जाएगा आज। बस थोड़ी सी आप ध्यान दे दो खुद को अपना नोट्स पे, तो आ जाएगा। तो पहले आप क्लासिफिकेशन में समझो फर्स्ट पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन हम उसे कहते हैं जो किसी बात को बोलता है, जो कहने वाला होता है, हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, जो सुनता है। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात किया जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरी बातों पे आप ध्यान दो। मैं बोल रहा हूँ जो श्याम है ना, श्याम इज वेरी रूड, श्याम बहुत ही रूड है, खड़ूस है, ठीक है। तो बोल किसे रहा हूँ, कोई मेरे सामने है, तो जो सामने होता है वो क्या होता है, उसे यू करके बोल दो तुम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ श्याम बहुत ही रूड है, ऐसे करके बोल दो। तो जो सुन रहा है यू, वो हो गया सेकंड पर्सन। बोल कौन रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। बोल किसके बारे में, श्याम के बारे में, तो हो गया अपना थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे कि आप समझो एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, दो, और एक सी है, ठीक है। ए बोल रहा है बी से, किसके बारे में, सी के बारे में, कि जैसे सी इज वेरी रूड, सी इज वेरी रूड, यहाँ पे लिखो सी इज वेरी एरोगेंट, ठीक है। सी इज वो बहुत ही एरोगेंट है। ये जो सी है ना, ये बहुत ही एरोगेंट है, यानी बहुत ही घमंडी है। कौन बोल रहा है, ए। बोल किसे रहा है, बी को। तो ए अपना हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो गया। क्यों, बोलने का कार्य कौन कर रहा है, ए। बोल किसके पास रहा है, बी के पास, यानी सुन कौन रहा है, बी। तो बी हो गया अपना सेकेंड पर्सन, और सी हो गया अपना थर्ड पर्सन। सी थर्ड पर्सन क्यों, क्योंकि सी के बारे में बोला जा रहा है।
सी इज एरोगेंट। एरोगेंट कौन है? सी। तो सी हो गया अपना सेकंड पर्सन। बोल कौन रहा है? ए हो गया फर्स्ट पर्सन। किसके पास बोल रहा है? बी के पास। बी हो गया अपना सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन समझ में आ गया। सिंगुलर क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी इंसान हो, एनिमल हो, वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो दुनिया में जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, समझना सिंगुलर। ये हो गया सिंगुलर। प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है? एक। प्लूरल क्या होता है? दो या दो से अधिक। दो से अधिक जितने भी, ठीक है, दो या दो से अधिक जो भी होता है वो होता है प्लूरल। समझो, जिस चीज़ को हम काउंटिंग कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं, जिसका काउंटिंग हो रहा है, वो चीज़ अगर कोई चीज़ एक है, या तो एनिमल हो या पर्सन हो या थिंग वस्तु हो, एनीथिंग कुछ भी हो, और उसका हम काउंटिंग कर सकते हैं और वो एक ही है, तो अपना क्या हो गया? वो अपना हो गया सिंगुलर। ठीक है। बट जिसका हम काउंटिंग कर सकते हैं वो होता है प्लूरल। ठीक है, जो एक से अधिक हो प्लूरल होता है। हम जिसको काउंटिंग कर सकते हैं बट एक ही है तो सिंगुलर हो गया। हम जिसका गिनती कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं और एक से अधिक हो, दो या दो से अधिक हो, तो वो प्लूरल। तो इसको कहते हैं नाउन में, यहाँ पे समझना, तीन चीज होता है अपना नाउन में। ये सब थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ मैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। आप काउंटेबल अनकाउंटेबल सीधी बात है। अनकाउंटेबल उसे कहते हैं जिसका हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल हम उसे कहते हैं जिसका काउंटिंग कर सकते हैं। तो यस से हो गया सिंगुलर, सिंगुलर से हो गया काउंटेबल और एन से हो गया नाउन। ठीक है। फिर पी से हो गया प्लूरल, सी से हो गया काउंटेबल और एन से हो गया नाउन और यू से हो गया अनकाउंटेबल। यू सी से हो गया, क्या हो गया? यू सी से अनकाउंटेबल, एन से नाउन। समझना एक चीज में बता रहा हूँ। तो जो चीजें सी एन है उसका सिंगुलर कहते हैं, या जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं बट वो एक ही है तो हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और जिसका हम काउंटिंग कर सकते हैं बट एक से अधिक हो गया पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। और यूसीएन क्या होता है? जिसका हम काउंटिंग नहीं कर सकते, या तो उसे महसूस कर सकते हैं, या तो कोई प्रॉपर नाउन हो सिर्फ उसका एक ही नाम हो, सॉरी, या तो कोई प्रॉपर नाउन हो जो किसी किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, उसको हम अनकाउंटेबल में रखते हैं। जिसको हम नाप तोल सकते हैं, यानी कि मोटा मोटी चीज ये है जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते उसे बोलते हैं यूसीएन यानी कि अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। जैसे काउंटेबल में हो गया बॉय। बॉय से पता चल रहा है एक ही है, बट अगर मैं लिख दूं बॉयज, ये हो गया ये इससे। बट मैं यहाँ लिख दूं राम, क्या आप राम की काउंटिंग कर सकते हो? नहीं। हम ये चीज़ हम जब प्रॉपर नाउन पढ़े थे तो वहाँ पे हम बढ़िया डिटेल कर दिए थे, नाम को क्यों नहीं कर सकते जब कोई भी चीज़ एक ही है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो, ये चीज़ समझो। सिर्फ बॉय लिख दे तो बॉय काउंटेबल, उसको अनकाउंटेबल में लिख सकते हो, बट राम को नहीं लिख सकते हो। राम को सिंगुलर काउंटेबल में नहीं लिख सकते हो क्योंकि वो किसी प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर लड़का का नाम है। तो जब भी लगे कि आपको प्रॉपर है कोई चीज़, प्रॉपर नाउन हो, उसको अनकाउंटेबल में रखते हैं और हमेशा सिंगुलर लेता है। सिंपल सी बात, ये चीज़ याद रखना। या तो समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो रट लो। प्रॉपर नाउन हमेशा अनकाउंटेबल ही होता है, उसे अनकाउंटेबल माना जाता है। ठीक है। काउंटेबल क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये चीज़ समझ, ये चीज़ आप समझ गए। सिंगुलर प्लूरल अपने समझ में आ गया। सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, इसी बात है। आई का, आई है सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म। आई मतलब मैं, तो मैं मतलब कोई एक पर्सन जो बोल रहा हूँ आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, मतलब जितने भी है कोई नहीं खा रहा है बट मैं खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग अ मैंगो, बाकी को पता नहीं लेकिन मैं खा रहा हूँ, ये लिख दो। वी आर ईटिंग अ मैंगो, हम लोग आम खा रहे हैं, यानी कि जितने सारे सब अब आम खा रहे हो। ठीक है। यू का फंड आप समझो, एक यू है। ठीक है। यू हमेशा अपने साथ प्लूरल ही वर्ब लेता है। जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, बट यहाँ चीज़ एक चीज़ याद रखना, यू हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, यानी कि जैसे कि
इच का प्लूरल आर, वाच का प्लूरल वर, ये सब लेगा, ठीक है। तो यू हमेशा अपने साथ प्लूरल रहता है, एक चीज़ याद रखना। बट आप समझो, यहाँ पे लिखे है यू आर, या फिर छोड़ो ये चीज़, इसे फिर आर्टिकल में मैं ले चल जाऊँगा तो समझ में नहीं आएगा। यू आर टीचिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि यू सिंगुलर है या प्लूरल है? यहाँ से तो नहीं समझ में आ रहा है ना, जब यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, तो यहाँ से हम क्लियर नहीं कर सकते। यहाँ से इसका मीनिंग ये भी होता है, हो सकता है तुम लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हो या तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो। जब लिखेंगे तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, अगर हिंदी में लिख दो तो होता है सिंगुलर पर्सन की बात कर रही है, एक पर्सन की बात कर रही है। बट अगर लिख दो तुम लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो एक से अधिक पर्सन की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात मेरा समझाने का बात यह है कि सिर्फ अगर छोटा मोटा सेंटेंस ऐसे लिखा हो, यू आर टीचिंग अ माइंड, यू आर टीचिंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग, ये सब चीज़ हो, तो वहाँ पे हम इंग्लिश में डिफाइन नहीं कर सकते कि यू सिंगुलर है या प्लूरल है। बट वहाँ पे अगर कोई लंबा थोड़ा सेंटेंस लिखते जिससे मुझे कुछ हिंट मिल जाए कि हाँ यू शायद सिंगुलर पर्सन हो सकते हैं, जैसे आप लिख लो यू आर ईटिंग अ मैंगो, आ मैंगो है, हाँ बस इस पे भी पूरा आप नहीं कह सकते हो, पूरा आप नहीं कहोगे कि यू सिंगुलर ही हो सकता है, बट थोड़ा सा मुझे हिंट मिल सकता है। आ मैंगो, एक आम को एक ही पर्सन खा सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक आम को काट काट के 3 4 5 खा सकते हो, तो वहाँ यू प्लूरल हो जाए। तो ये सब चीज़ों, छोटे छोटे चीज़ों से आपको हिंट मिल सकता है। अगर वैसे कोई क्लियर सेंटेंस मिल जाए तो वहाँ से आपको हिंट मिल सकता है, वरना यू से क्लियर नहीं पता चलेगा कि यू अपना सिंगुलर है और प्लूरल है, ठीक है। तो अगर यू का फंडा आप समझ गए तो ही का समझो। ही ही का प्रयोग होता है किसी लड़का हो, ठीक है। ही का जो इस्तेमाल होता है बॉयज के लिए, बॉय या फिर मैन, कोई भी पुरुष हो या कोई भी लड़का हो, उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं। बट कहाँ पे? वहाँ पे करते हैं जहाँ किसी एक लड़का या एक पुरुष की बात हो रही हो, एक से अधिक नहीं, एक की बात हो रही है, तो वहाँ पे ही का प्रयोग करते हैं। उसी तरह अपना सी है, सी का प्रयोग होता है कोई लड़की या फिर औरत हो, लेकिन कोई एक हो। सी का प्रयोग तब करते हैं जब कोई एक लड़की हो या फिर एक औरत हो, यानी कि कोई एक स्त्रीलिंग हो, तो उसके लिए सी का प्रयोग करते हैं। और कोई एक पुरुष हो उसके लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। बट आपको यहाँ कन्फ्यूज हो, अगर ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा, तो प्रयोग हम किसका करेंगे? तो हम प्रयोग करेंगे दे का, ठीक है। तो प्रयोग किसका करेंगे? दे का। दे का मतलब होता है वे लोग, सिंपल सी बात। या तो ये गर्ल्स हो, या फिर या वो मैन हो, या बॉयज हो, या मैन हो, हम प्रयोग करेंगे दे का। एक से अधिक लड़का हो या लड़की हो तो हम दे का प्रयोग करेंगे। बट सिर्फ सिंगल कोई एक लड़का हो तो ही का प्रयोग करेंगे, और सिंगल कोई लड़की एक हो तो सी का प्रयोग करेंगे। सिंगल मतलब एक, ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला आई एम सिंगल, वो वाला सिंगल नहीं। सिंगल मतलब एक, ठीक है। वो सब कमिटमेंट आओ सिंगल, उसका मैं बात नहीं करा। यहाँ सिंगल मतलब होता है सिंगुलर, जहाँ एक हो, समझ गए। इट का फंडा समझो। इट का प्रयोग होता है एनिमल के लिए, किड्स, थिंग, ये सब के हम प्रयोग करते हैं, ये सब को लिए करते इट का प्रयोग, ठीक है। ये सब के लिए हम करते हैं ईट का प्रयोग। जैसे किसी जानवर के स्थान पे हमको प्रोनाउन लाना हो तो ईट का प्रयोग करेंगे। कोई बच्चा यानी कि बहुत छोटा बच्चा हो, जो मतलब 1 1.5 साल के छोटे छोटे किड्स के बात की जा रही हो, उस सेंटेंस से पता चलता है, तो उसके लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। किसी भी वस्तु का बोध हो रहा, मतलब किसी भी वस्तु सामान वामान की जो बात कर रही है, उसके लिए अगर किसी प्रोनाउन का यूज करना है तो हम उसके लिए ईट का प्रयोग करेंगे। बट अगर कोई ज़्यादा एनिमल हो या ज़्यादा वस्तु, ज़्यादा किड्स हो या ज़्यादा वस्तु हो, तो हम क्या उसके लिए दे का प्रयोग कर दें। तो इसका थोड़ा फंडा है, जब मैं पूरा ईट का एक अलग सेशन लूँगा, वहाँ पे आप बढ़िया से समझेंगे ईट के बारे में, कहाँ सिंगुलर रहता है, कहाँ प्लूरल रहता है।
कब? जब प्रोनाउन खत्म हो जाएगी, एडजेक्टिव खत्म हो जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगी, बीच में कोई थोड़ा सा कोई टॉपिक लाऊंगा, वहाँ पे 10-15 मिनट में मैं बता दिया करूँगा। इसका लिए क्या होगा, जब एक से ज़्यादा एनिमल होगा, एक से ज़्यादा किड्स होगा, एक से ज़्यादा वस्तु होगा, तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी सिंपल से एक चीज़ याद रखना है कि जब कोई एक एनिमल पर या बच्चा या फिर वस्तु कोई भी एक चीज़ हो, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो अगर ये चीज़ आप बारी बारी समझ गए, ही का प्रयोग, आई का प्रयोग कहाँ करते हैं, बी का प्रयोग कहाँ करते हैं, यू का प्रयोग कर कहाँ करते हैं, ही सी इट दे, बी मतलब समझ गए, बी मतलब अगर नहीं समझे, आई मतलब होता है मैं, और बी मतलब होता है हम लोग। ठीक है, तो जहाँ सिर्फ एक आदमी को बात करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूँ, बट आई वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, तो सब मिलकर सीख रहे हैं। तो जहाँ भी एक से अधिक की बात हो रही हो आई के पुरुष फॉर्म में, जैसे कि जो आदमी जो इंसान उस बात को बोल रहा है वो भी उसी ग्रुप में मिला हुआ है, तो किसका प्रयोग करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे। जैसे बोले यू आर ईटिंग, यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो, यानी कि जब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें मैं नहीं हूँ। ठीक है, तुम लोग इंग्लिश सीख रहे हो, तो तुम लोग सीख रहे हो, मैं नहीं सीख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप समझो, दे आर लर्निंग इंग्लिश, यानी कि वो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, मैं और तुम नहीं सीख रहे हो। बट अगर यहाँ लिखे वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, मतलब जितना सारा मेरा मिला के सब सीख रहे हैं, हम लोग जितना उतना, वहाँ पे जितना इकट्ठा आपके साथ जितने भी दोस्त हैं सब की बात हो रही है। तो बी का प्रयोग आप वहाँ कीजिएगा जिसमें लगे कि उस ग्रुप में मैं भी शामिल हो रहा हूँ, तो वहाँ पे बी का प्रयोग करें। और लगेगा उस ग्रुप में मैं तो शामिल नहीं हो रहा, बट सामने वाला बंदा हो रहा है शामिल, तो बोल रहे तुम लोग, तो यू आर। अब ऐसा लगे कि ना तो मैं शामिल हो रहा हूँ, तो मैं जिससे बता रहा हूँ वो शामिल हो रहा है, वो कौन रहा है, कोई और लोग है जो अलग है ग्रुप से, वो लोग हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं दे आर, वो लोग, वे लोग। इतना अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है। आई भी, अब समझो मी का, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। इसका फंड क्या, सिंपल सी बात है, जो चीज़ आई में बता रहे थे वही चीज़ मी का फंडा है। मी सिंगलर है, अस प्लुरल है, यू सिंगलर प्लुरल दोनों है, सब ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम। हिम भी किसी सिंगलर पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, जो पुरुष हो। हर भी किसी सिंगलर पर्सन की बात हो रही है बट वो स्त्री हो। इट का प्रयोग सेम है, देम भी होता है वही, मतलब कुछ ही एक से ज़्यादा पर्सन की बात की जा रही हो, बट उसमें हम और तुम शामिल नहीं है, मैं और तुम शामिल नहीं हो। ठीक है, ये कुछ किसी और ग्रुप की बात हो रही है, तब हम वहाँ देम का प्रयोग करते हैं। बट ऐसा समझो, हम कैसे समझेंगे सर कि यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे या मी का प्रयोग करना है, ही का प्रयोग करना है या हिम का प्रयोग करना है, सी का प्रयोग करना है या हर का प्रयोग करना है। तो सिंपल सी बात, मैं एक चीज़ लिखता हूँ, आई एम, आप यहाँ पे अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए ना, तो आपका समझो पर्सनल प्रोनाउन खत्म, फुल डिटेल में खत्म हो गया। सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कौन क्या वर्ब लेता है इस चीज़ का चर्चा करेंगे, बट यहाँ पे सारा खत्म हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। तो आप समझो, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग ही या हिम, पहली बात समझो। टीचिंग क्या हो गया, टीचिंग हो गया अपना मेन वर्ब, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। लर्निंग हो गया मेन वर्ब, कि जो गया अपना हेल्पिंग वर्ब। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि इतना चीज़ अगर आप जान रहे हो तो आप एक चीज़ समझो, आप इस सेंटेंस का पहले मतलब निकालो, इस सेंटेंस का अर्थ क्या है। इसीलिए हम कहते हैं पर डे आप इंग्लिश रीडिंग कीजिए, मीनिंग याद कीजिए। जैसे देख रहे हो इंग्लिश में, मैंने अभी एक देख रहा था 400 कुछ 18 नंबर शायद, हाँ आ रखा है एक लड़का का। ठीक है, एक स्टूडेंट है उसका, मैंने किसी ग्रुप में देख रहा था। तो उसका सबसे पता है गलती किया, इंग्लिश में उसका बहुत कम नंबर है। आई थिंक इंग्लिश में उसका 43 या 53 नंबर है, कुछ है। तो इंग्लिश उसका बर्बाद है। इसका रीज़न है भाई ने इंग्लिश को बढ़िया से पढ़ा नहीं, इसलिए उसका इंग्लिश बर्बाद है। तो अगर इंग्लिश पे अगर अपना कमांड बनाता है, एक्चुअल नॉलेज अगर इंग्लिश पे लाना है ना आपको, तो उसके लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा,
आपको मीनिंग याद करने पड़ेगा। हाँ, वो फंडा अलग है कि 12th वालों को मैं देखता हूँ बिहार बोर्ड में बहुत सारे टीचर बहुत सारे क्वेश्चन दे देते, क्वेश्चन के पूरा किताब ही छाप के दे देते, भाई अपना क्लास हॉल में जाकर मिलाओ और बनाओ उसे। जिसका ज़्यादा मिल गया वो इंग्लिश का बादशाह, वो इंग्लिश का किंग कहलाएगा। पर मेरा ऐसा सोच नहीं है, मेरा विजन इससे अलग है। इंग्लिश का किंग कोई नहीं होता, इंग्लिश का किंग वही है जो वाकई में फैक्चुअली उसको पढ़ा रहा है और बच्चे कर पा रहे हैं। तो ठीक है, अब मेन रूप से इंग्लिश का किंग स्टूडेंट्स ही है, जो समझ रहा है, जो बढ़िया मेहनत कर रहा है वो होता है। टीचर को इंग्लिश किंग है नहीं किसी भी सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं कि मुझे तो किंग क्वीन कहती है एक मैंने देख रहा था कि तो आप इस सेंटेंस को समझो। ये जो टीचिंग है ना, ये टीचिंग जो मेन वर्ब है, जो पढ़ाने की कार्य हो रहा है, इसका हिंदी क्या होता है? टीच मतलब पढ़ाना। तो जो पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? आई पढ़ा रहा है या ही या हिम, ये समय कोई पढ़ा रहा है? तो सिंपल सी बात है, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ाने वाला कौन? मैं, यानी कि आई। ये हो गया तो अपना सब्जेक्ट। अब यहाँ ही होगा कि हिम होगा, ये कैसे पता चले? आई एम टीचिंग, पढ़ाने वाला मैं, किसे पढ़ा रहा हूँ? उसे पढ़ा रहा हूँ, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। तो वो तो पढ़ रहा है ना, वो तो पढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये मीनिंग मत दिखा दो ना, आप पढ़ा रहे तो मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैं भी तो कार्य कर रहा हूँ। नहीं, ये जो पढ़ाने का कार्य है मैं तुम पे कर रहा हूँ। सेंटेंस का मतलब ऐसा है। ज़्यादा इसका उल्टा पुल्टा अर्थ निकालोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसा मत निकाल देना, अरे भाई आप पढ़ा रहे हो तो मैं तो पढ़ रहा हूँ ना, चाहे हुआ तो पढ़ रहा है ना, तो भी तो काम ही कर रहा है। नहीं, यहाँ बात हो रहा है सिर्फ पढ़ाने का। तो पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? आई। पढ़ा किसे रहा है? ही, आई। फिर यहाँ समझो, अब वहाँ क्या आएगा, फिर यहाँ से एक फंडा समझाता हूँ। ये चीज अभी चर्चा किया था मैं। ये जो अपना है, ये क्या है? ये अपना सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट। और ये अपना है ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ समझो, पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? ही। पढ़ा किसे रहा है? उसे। तो ही आएगा कि ही का प्रयोग हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ जरूरत क्या ऑब्जेक्टिव का? ही आएगा। उसी तरह ही या ही इज लर्निंग इंग्लिश, सीख क्या रहा है? इंग्लिश। अपना हो गया ऑब्जेक्ट। सीख कौन रहा है? ही या ही? तो ये तो होता है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है, ये सब्जेक्ट की तरह से काम करता है। तो यहाँ जरूरत किसका? अब सब्जेक्टिव किसके? यहाँ होगा सब्जेक्ट। इसी तरह से आपका एग्जाम में पूछता है, ठीक है? आप कुछ मेन भर पूछेगा आपका एग्जाम में, बस इतना छोटा छोटा सेंटेंस आती है। अगर ये इतना समझ गए, ये चीज अगर आप इतना समझ गए, तो इसका और इसका चर्चा करेंगे जब भी ये दोनों का टाइम आएगा। तो ऐसे हालांकि सबका चर्चा कर चुके हैं, और इसका अभी जस्ट इसी क्लास में करेंगे, ठीक है? तो अगर पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आ गया, तो आपको 2-3 सेंटेंस है उसको आपको करना है। अगर ये चीज़ आप कर लिए तो यानी कि आपको समझ में आ गया पर्सनल प्रोनाउन। इस चीज़ को आप समझो, इस चीज़ को समझो। ही आएगा, हिम आएगा, क्यों आएगा। सिर्फ आंसर मत देना, उसके पीछे का रीजन बताना, लॉजिक बताना। अगर आंसर सिर्फ दोगे तो बात वही हो जाएगा, फिर कॉन्सेप्ट का मतलब कुछ नहीं होगा। फिर बात हो जाएगा कि रूल नियम इसे पढ़ने वाला बात हो जाएगी। तो आपका सबसे पहली बात है, आंसर से ज़्यादा जरूरी है उसके पीछे का आपका लॉजिक। लॉजिक होना चाहिए किसी भी चीज़ में, ठीक है? तो आप यहीं पे वीडियो रोको, वीडियो पॉज करो, उसके बाद चारों को बनाओ, उसके बाद आप आगे एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है? तो चलो मैं इसका करता हूँ। ही या हिम ब्रोक द ग्लास। ब्रोक मतलब टूटना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये हो गया अपना मेन वर्ब। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आता है, किसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, किसके साथ नहीं आता, वो देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक चैप्टर है उसमें देखेंगे। बट यहाँ समझो, ब्रोक मेन वर्ब हो गया, टूटा क्या? ग्लास, यानी ये हो गया ऑब्जेक्ट। आपको इस सेंटेंस पे कंफ्यूजन होगा, मैंने जब हैपनिंग वर्ब की बात हुई, ब्रोक द ग्लास, ठीक है, वहाँ पे मैंने ब्रोक को हैपनिंग वर्ब बनाया था, यहाँ मेन वर्ब बनाया। क्यों? यहाँ मेन वर्ब हो गया, वहाँ हैपनिंग वर्ब हो गया। इस यहाँ पे एक्शन हो रहा है टूटने में, वहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा था टूटने में। तो मैं एक चीज़ इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ हिंदी में। हुआ ग्लास तोड़ा।
ग्लास टूट गया। ये अपना दो सेंटेंस है। आप एक चीज़ समझना, इस सेंटेंस में तोड़ने वाला है कोई, यानी कि उसे तोड़ा, यानी कि पटक के तोड़े या उस पर कुछ मार के तोड़े, यानी कि कोई तोड़ा, तोड़ने वाला तो कोई है। बट इसमें जो है ग्लास टूट गया, यानी ब्रोक द चेयर या ब्रोक द ग्लास, ग्लास टूट गया। इसमें कोई टूटने वाला नहीं है, खुद ब खुद टूट गया ग्लास। जैसे पुराना हो गया, खुद ब खुद टूट जाते हैं ना, या फिर गिर के टूट गया खुद ब खुद। तो यहाँ पे ये जो ग्लास है ना, यहाँ पे ये जो टूटना है, ये हो गया अपना हैपनिंग वर्ब, और ये हो गया अपना मेन वर्ब। सॉरी, ये हो गया अपना मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में जो हुआ है, ये ग्लास को तोड़ रहा है, बट इस सेंटेंस में कोई तोड़ नहीं रहा है, खुद ब खुद टूट गया। ठीक है, उसी तरह तो यहाँ पे आप हैपनिंग वर्ब मत मानने लग जाना, यहाँ पे अपना मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब की तरह से काम कर रहा है। आपको सिर्फ देखना है ही आएगा या हिम। इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या है? हुआ ग्लास तोड़ा। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब ये है, तोड़ने वाला कोई है ना, तोड़ कौन रहा है? ही। तो ही होगा, हिम नहीं होगा। क्यों? हिम का कार्य होता है किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का, और ही का कार्य होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का। यहाँ ज़रूरत हमारा क्या है? यहाँ ज़रूरत है अपना सब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि जो ग्लास है ना, ये टूटा है, तोड़ने वाला कोई और है, सब्जेक्ट की चाहिए, ही आ गया। इसी तरह राम इज टीचिंग हर या सी होगा, तो सिंपल सी बात है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग हो गया मेन वर्ब। राम इंग्लिश पढ़ा रहा है, पढ़ा किसे रहा है? सी का या हर का? यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है, पढ़ाने का कार्य हो रहा है, किसको पढ़ा रहा है? सी, हर। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट की तरह से कार्य करता है। तो यहाँ हमको रिक्वायर क्या है, क्या जरूरत क्या है अपना सब्जेक्ट बनने का? ये होगा, ये गलत हो जाएगा। रिया स्लैप्ड हिम हिज ही, इसमें क्या आएगा? तो आप इस सेंटेंस का फंडा समझना। रिया हो गया अपना सब्जेक्ट, रिया ने उसे थप्पड़ मारा, ये हो गया अपना मेन वर्ब। ठीक है, और हिम हो गया अपना ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और ही सब्जेक्ट की तरह से काम करता है। पहली बात। दूसरी बात समझो आप एक एक करके। ही का प्रयोग क्यों नहीं होगा यहाँ पे? चलो मैं हिम का बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, मुझे चाहिए इसका पीछे का लॉजिक, ना कि सिर्फ आंसर। आंसर तो मतलब नहीं है, इसका पीछे का लॉजिक होना चाहिए क्लियर। ही किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो उसका करता है। बट इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? रिया, थप्पड़ मारने का काम कर रहा है रिया। यानी कि ही हिज हिम, इस पे हमको दिखाना है कि उस पे काम किया गया है। ठीक है, उस पे काम किया गया है, ये चीज अपना को दिखाना है। हाँ, तो मैं कहा था यहाँ पे दिखाना है कि रिया ने काम किया, उस पे काम किया गया, यानी कि सेंटेंस का हिंदी है रिया उसे थप्पड़ मारा, रिया उसे थप्पड़ मारा। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई। रिया उसे थप्पड़ मारा, ते जो सब्जेक्ट है, मारने का काम कौन कर रहा है? रिया। मारा किसे? उसे। तो यहाँ तो सब्जेक्ट मिल गया ना अपना, ये तो सब्जेक्ट हो गया थप्पड़, यानी कि स्लैप्ड, थप्पड़ मारना के स्लैप्ड होता है मीनिंग। ठीक है, ये हो गया अपना मेन वर्ब, मारने का कार्य, तो इसी स्लैप्ड का हम मेन वर्ब लिखें। बट यहाँ हमको चाहिए क्या, इस चीज़ समझना। ऐसा मत करना कि आप हिम लिख दिए सही हो गया, चलो आपको क्लियर है, ऐसा नहीं समझना। इसका पीछे का लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ चाहिए हमको ऑब्जेक्ट। तो पहली बात ही तो होगा नहीं, ई होता है सब्जेक्ट का कार्य करता है, ये ऑब्जेक्ट। चलो आंसर तो मिल गया। दूसरा चीज़ आप समझो, इतना आपको क्लियर है, ये होगा, ये नहीं होगा। बट इसका फंडा क्या? ये अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है? पहली बात, एडजेक्टिव का कार्य होता है किसी भी नाउन का प्रोनाउन की विशेषता होता है ना, उसका क्वालिफायर है ना। और पॉजेसिव एडजेक्टिव का कार्य होता है किसी भी नाउन पे
पोजीशन बनाना, अपना पोजीशन बनाना, अपना अधिकार बताना उस पर कि दिस इज माई, दिस इज माई, ये होता है पोजेसिव प्रोनाउन। दिस इज माई कार, ये होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो पोजेसिव का मतलब होता है पोजीशन बनाना किसी पे। अब पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई नाउन आता है, सिंपल सी बात है, जो उसके बाद नाउन आता है उसका विशेषता बता रहा होता है। क्या यहाँ पे कोई नाउन है? नहीं। यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है क्या? इस मीनिंग को आप निकालो, सी स्लैप्ड हिम या हिज। इस मीनिंग से पता चल रहा है पहली बात कि हिम होगा। सी क्यों नहीं होगा? सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। हिज क्यों नहीं होगा? क्योंकि हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह से कार्य करता है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हिम। इसका पीछे का लॉजिक ही है। और ये सेंटेंस अगर क्लियर हो गया तो ये सबको करना है। आई या फिर माई हाउस इज वेरी बिग। यहाँ पे ये सेंटेंस मत करना, ये सेंटेंस अपना पॉजिटिव का पॉजिटिव में करना है, क्योंकि हाउस है तो यहाँ माई आएगा। ये जो लिंकिंग वर्ब हो गया यहाँ पे, इस सेंटेंस का मतलब है माई हाउस इज वेरी बिग, मेरा घर बहुत बड़ा है। तो इसका यहाँ पे नहीं, पॉजिटिव एडजेक्टिव में इसको देखें। तो अगर पर्सनल प्रोनाउन को अगर आप समझ गए ना, अगर आप पर्सनल प्रोनाउन को समझ गए तब आप समझो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट बनने का कार्य करता है और ऑब्जेक्ट बनने का कार्य करता है। कहाँ पे किसका प्रयोग होगा ये समझ लिए। ठीक है, अब अपना आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपना पहला होता कौन कौन है, ये पहले आप एक चीज़ याद रखना। तो फिर चलते हैं घूर के अपना चार्ट पे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है अपना ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, हिम सेल्फ या हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। ये अपना होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी और इम्फैटिक प्रोनाउन, दोनों इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव केस और इम्फैटिक केस। अब समझो, जहाँ पे आई हो उसके लिए हमें कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना हो तो माई सेल्फ होगा। बी हो तो आवर सेल्फ होगा। यस यल, यस यल भी ई यस होगा, यहाँ यस यल भी एफ होगा। जब सिंगलर का प्रयोग होता है तो सिर्फ यस ई यल यप होता है, और प्लूरल का होता है तो यस ई यल भी ई यस होता है। ये चीज़ अपना आप चाहे तो डायरी में नोट करके लिख सकते हो, यहाँ सिंगलर प्लूरल करके दोनों को। ठीक है, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ्स भी होता है। बात वही हो गया कि अगर हमको मीनिंग से पता चल रहा है क्यों प्लूरल है किसी भी सेंटेंस, तो हम योर सेल्फ लिख सकते हैं, योर सेल्फ से लिख सकते हैं। और मीनिंग से पता चल रहा है वो सिंगलर है तो वो योर सेल्फ लिख सकते हैं। बट अगर मीनिंग से हमको पता ही नहीं चला कि वो सिंगलर है कि प्लूरल है, तो कहाँ लिखेंगे? तो वहाँ दोनों चीज़ सही हो जाएगा। बट वहाँ से अगर पहले से सेंटेंस में लिखा है योर सेल्फ या योर सेल्फ, तो फिर ये अगर योर सेल्फ लिखा हो तो समझ जाएंगे कोई सिंगलर पर्सन है, योर सेल्फ से लिखा हो तो समझ जाएंगे कोई मतलब प्लूरल पर्सन है, एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब कुछ हिंट मिलेगा आपको सेंटेंस में सिंगलर है या प्लूरल है, नहीं मिलेगा तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हिम सेल्फ, ही का जब प्रयोग करना है तो हिम सेल्फ, सी का जब करना है तो हर सेल्फ, इट का करना है तो इट सेल्फ, और दे का करना है तो देम सेल्फ। बट यहाँ एक चीज़ और है, वन, वन का पोजेसिव रिफ्लेक्सिव होता है वन। वन मतलब यहाँ होता है कोई, हर किसी को, जो भी। ठीक है, वन, तो वन का होता है वन सेल्फ, ये चीज़ अपना याद रखना। तो मोटा मोटी बात ये है, अभी सिर्फ यहाँ पे याद रखो, इस चार्ट पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है, बी का बदले क्या आएगा। बी का होता है आवर सेल्फ, आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ या सी योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ, ये अपना होता है। ठीक है, चलो अब चलते रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के चार्ट पे। अब यहाँ समझो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जो कार्य खुद पे कर ले। किसे कहते हैं? जो कार्य उसे पे हो जाए, जो पर्सन कार्य को कर रहा है ना, वो कार्य खुद पे कर रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि ये लड़का है, ठीक है, ये कोई बच्चा है, ठीक है,
आप एक मेरा सिनेरियो समझना, दोनों सेंटेंस पे और दोनों पिक्चर पे मैं एक चीज़ समझाता हूँ, उससे आप समझना। जो मैं कह रहा हूँ अभी उस पर ध्यान देना। समझो आपके घर में कोई स्टूडेंट सा कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, जिसे लाइक हिज बॉय, लाइक दिस बॉय, इस लड़के की तरह, ठीक है। वो क्या क्या सुबह उठा, चाहे जैसे शाम में कोई कोचिंग जाता है, होम ट्यूशन आता है पढ़ाने सर, चाहिए किसी भी ट्यूशन जाता है पढ़ने, ठीक है, बगल में। तो स्कूल से आता है बच्चा, सो जाता है, फिर टाइम हुआ, उठा, जाने लगा, तो उसका मम्मी क्या बोला, अरे पहले देख ले अपना चेहरा, कैसे कह ले अपना चेहरा देख लो। तो लड़का क्या करा, आई सॉ माई सेल्फ, हाँ मैंने खुद को देखा, जैसे लड़का देख रहा है ना चेहरे में, आईने में, तो क्या करा अपना मम्मी से, आज आई सॉ माई सेल्फ, हाँ मैंने खुद को देखा, उतना भी बेकार चेहरा नहीं है, जा सकते इतना पे पढ़ने, वैसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हो रहा है, मैंने खुद को देखा, देखने वाला कौन, ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, ये बुआ है, ये लड़का, तो ये खुद को देख रहा है मिरर में, यानी कि देखने वाला कौन, ये लड़का। देख किसे रहा है मिरर में, खुद को ही देख रहा है। उसी तरह से आप इस सेंटेंस का एक सिनेरियो समझो। अब दूसरा पिक्चर की एक समझो, कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने कोई गलती कर दी, तो इस चीज़ पे मेरा सर जो है वो हमेशा बोलते हैं, अगर कोई भी चीज़ पर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, या कुछ चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर कोई भी काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर थोड़ी सी गलती हो तो खुद को एक थप्पड़ लगाओ, ताकि आगे से गलती ना करो। उसी तरह ये लड़का है, और समझ लो दो लड़का है, एक ये एक बगल में, इसका कॉलेज गया दोनों लड़का, ठीक है। अब वहाँ पे एक ये कर रहा है, इसका हो गया किसी सामने वाले बंदे से झगड़ा, किसी सामने वाले लड़के से, और इसने उसे दिया पीठ, मतलब ठीक ठाक है, मतलब उसके मुंह पे छप गया इसका पंजा। अब ये क्या कर रहा है, इसने खुद के भी मार लिया। ये लड़का जो है, ये जो है साहब है, इसने खुद के गालों पे एक थप्पड़ मारा कस के, किस लिए कि मेरा भी पंजा मेरे गाल पे अगर छप गया तो मैं भी बोलूँगा हाँ इसने भी मारा था, इसलिए मैंने मारा। इसी सेंटेंस को आप, इसी चीज़ को आप सेंटेंस से समझो। पहली बात, ये जो बॉय है, ये क्या कह रहा है, आई सॉ माई सेल्फ, यू सॉ योर सेल्फ, तुम खुद को देखो आईने में, तुम खुद को देखो, ठीक है। तो यू सॉ योर सेल्फ का मतलब हो गया ना, तुम खुद खुद को देखा, और ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, वह खुद को थप्पड़ मारा, समझा। अब ये बंदा बोल रहा है, ये जो अपना बंदा है ये बोल रहा है, जो क्लास टीचर है उसे बोल रहा, नहीं सर उसने भी मुझे थप्पड़ मारा। तो कोई और भी वहाँ पे बैठा, क्या बोल रहा, नहीं नहीं, ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, इसने उसने खुद ही उसे मारा थप्पड़, ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, वो उसने खुद अपने आप को थप्पड़ मारा। तो आप यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ पे एक क्या चीज़ याद रखना, ये जो ईयर सेल्फ होता है ना, इसका हिंदी होता है खुद, जहाँ भी सेल्फ लगा हो उसका हिंदी समझना आप खुद, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कार्य होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कार्य होता है, कार्य करने वाला भी सेम हो और कार्य भी उसी पे कार्य हो जा रहा है, जिसने कार्य किया उसी पे कार्य हो गया, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट वहाँ पे दर्शाना, कार्य मैंने किया बट काम किसी और पे हो रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, बस इसका आगे समझ लेंगे। तो समझना, यू सा योर सेल्फ, इसका मतलब हो गया तुमने खुद को देखा, तुमने खुद को देखा, यू सा योर सेल्फ, यानी कि यू सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को थप्पड़ मारा, उसे कोई और थप्पड़ नहीं मारा, उसने खुद को थप्पड़ मारा, ठीक है। जैसे समझ लेना दोनों सेंटेंस, तो सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना आपको, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये हमेशा ऑब्जेक्ट बनने की कार्य करती है, ये हमेशा किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनता है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट बनने का कार्य करता है। दूसरा समझो, इम्फैटिक प्रोनाउन। अब इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है,
फिर से आप चार्ट पे चलो। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, ये अपना है इम्फैटिक प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव होता है वही इम्फैटिक होता है, दोनों सेम है। रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है तो इसका पोजीशन का, इसका पोजीशन कहाँ आता है और इसका मीनिंग क्या हो जाता है। ठीक है, तो जिसे हम रिफ्लेक्सिव में देखें, कार्य करने वाला खुद और कार्य हो गया खुद पे, बट वहाँ पे जिसे मैंने देखा, बट इस सेंटेंस में मैं बोल रहा हूँ, इसमें ये क्या बोल रहा है, यू सॉ योरसेल्फ, तुमने खुद को देखा। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ यू योरसेल्फ सॉ मी, तुमने खुद मुझे देखा। नहीं, देखने वाला तुम हो, बट देखा किसे, मुझे। जैसे आप यहाँ पे समझो, आई सॉ यू माई सेल्फ। आप इस सेंटेंस को समझो, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, एक कहानी से समझो, जो मैंने बेसिक में बताया था। कोई लड़का है, ठीक है, कोई दो स्टूडेंट है। आप देख रहे हैं आजकल को जो ट्रेंड चल रहा है अपना भाई का, सिगरेट विक्रेट गांजा वांजा का कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड चल रहा है। तो कोई दो स्टूडेंट है, छोटा छोटा, मतलब ज़्यादा नहीं, 6, 7, 8 क्लास का लड़का है, अभी 12th का भी है। दोनों गया कोचिंग पढ़ने, मान लो 12th का भी है, ठीक है। दोनों गया क्लास पढ़ने अपना, दोनों मतलब सुट्टाबाजी करने लगा, सिगरेट विगरेट पीने लगे, दोनों लत लग गया, दोनों 2 पर्सन। उनमें से एक के पास एक दिन पैसा नहीं था, तो एक ने बोला, हाँ भाई चल रहा है क्या पीने, चल रहा है अपने ठिकाने पे। बोले ठीक है चल। गया, तो एक के पास पैसा नहीं है, दूसरे के पास है। दूसरे ने क्या बोला उसे, क्या तुम्हारे पास पैसा है? नहीं। तो जब पैसा है नहीं तो पियोगे कैसे, कहाँ से लाओगे सिगरेट, नहीं पिए चल भाग यहाँ से, भगा दिया उसे, ठीक है। और उसने क्या करा भाई, अपना क्लास के पिछवानी में गया पीछे, वहाँ पे अपना सिगरेट धराने लगा। अब जिसे भगा भगा दिया पहला बंदा के, अब भगा दोगे तो थोड़ा बेइज्जती फील होती है, ईगो में आ गया भाई का, इमोशन थोड़ा ऊपर हो गया। उसने अपना सर को ले गया, सर को बुलाया, आइए सर एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। बोला अच्छा ऐसा कुछ है। ले गया छत पे, छत पे से हुलाका दिया सर, सर को बालकनी दन उधर पिछवानी दन, पिछवानी में तो भाई साहब का सट्टे चल रहा था सिगरेट। सर देख लिए, सर बोल रहे चल कोई बात नहीं, उसे क्लास आने दो। कल होके भाई क्लास आया उसने, फिर सर क्या बोल रहा, हाँ भाई तो मैंने किसी को सिगरेट पीते हुए देखा था, शायद कोई पी रहा था क्या, क्लास के कोई स्टूडेंट ही था। तो बोल रहा है सर, सब बोल रहा है नहीं नहीं सर, कोई क्लास का स्टूडेंट नहीं था, कोई नाम नहीं लो। तो सर भी मजा ले रहे हैं, और क्या कि हाँ हो सकता है बाहर के लड़का होगा, ऐसे तो कल कोचिंग का कोई है नहीं, ठीक है। बोला अच्छा ऐसा है, तो जो पी रहा था वो चल तू खड़ा हो, जिससे पी रहा था उसे, सच सच बताना तूने देखा कि नहीं, नहीं सच सच बताना तू पी रहा था कि नहीं। तो बोला नहीं सर। कहा देखिए झूठ मत बोल, सच सच बताओ तुम पी रहा था या नहीं। तो उसे किस पे शक होगा, उस पर्सन पे जिससे उसने भगा दिया, जिसको सिगरेट नहीं दिया, पीने नहीं दिया, उस पे उसे शक हुआ। तो क्या बोल रहा है, नहीं सर वो झूठ बोल रहा है, मैं नहीं पी रहा था। तो आपका सर अब रिप्लाई देता है आपका सर एम्फैटिक प्रोनाउंस में, कह रहे मैंने खुद देखा तुझे, किसी ने मुझे बताया नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुझे, ठीक है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुझे पीते हुए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, इसका हिंदी से लिखो आप, मैं देखा तुझे खुद, इसका हिंदी ये हुआ। आई माई सेल्फ सा यू, इसका मतलब हो गया मैं खुद देखा तुझे, ठीक है। तो इस चीज को आप दो नियर से बोल सकते हो, अरे मैंने देखा, मैं देखा तुझे, मैं देखा तुझे खुद। और इस सेंटेंस में हो रहा है मैं देखा तुझे खुद, और इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, मैं खुद देखा तुझे। तो जो देखने वाला कौन है, मैं, देख किसे रहा है, तुझे यानी किसी और को। कैसे देख रहा है, खुद देख रहा है अपनी आंखों से। और इसमें क्या था, मैं, इसमें था, इसका हिंदी क्या था, तुम खुद को देखा,
खुद को देखा। ठीक है, अभी टेंशन मत लेना कि हम कहाँ पे निकालेंगे मीनिंग। तुम खुद को देखा, तुमने खुद देखा, हम कैसे निकालेंगे मैं बता दूंगा। बट यहाँ पे इसका मीनिंग है तुम खुद को देखा। यू सॉ योर सेल्फ, तुमने खुद को देखा। देखने वाला यू, किसे देखा? यू को ही देखा। ठीक, बट रिफ्लेक्सिव में देखने वाला मैं, बट देखा तुझे, यू सर, यानी कि देखने वाला कोई और, देखा किसी और को। ठीक है, तो ऐसा बात की जा रही हो, जो देख रहा है उसने खुद बोल रहा है मैंने खुद तुझे देखा। तो इस चीज़ में होता है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक मतलब होता है, इम्फेसिस मतलब होता है जोड़ डालना, किसी भी चीज़ पे जोड़ डालना। कैसे बोल, मैंने देखा तुझे खुद, मैंने देखा तुझे खुद, और मैंने खुद तुझे देखा, तो ये दोनों हो गए। इसी तरह आप तीसरा सेंटेंस कर दो, ही हर सेल्फ स्लैप्ड यू, सी हर सेल्फ स्लैप्ड यू। इस सेंटेंस को आप समझो। जैसे कि मैंने रिया और श्याम की बात बताई थी। रिया कोई कॉलेज की लड़की थी और श्याम लड़का था, मतलब था जो पढ़ाई लिखाई में उतना उसका इंटरेस्ट नहीं था। वो भी थोड़ा लफड़ागिरी वाला काज कर रहा था, वो छपरी वाला। ठीक है, और उसने रिया को कुछ कमेंट कर दिया। रिया ने उसे थप्पड़ जड़ दी। अब तुमने देख लिया तो क्या बोल रहा है, हाँ भाई तो श्याम में तो लग गया, श्याम को थप्पड़ लग गया। किसने मारा? कि रिया मारा हो? सच में? कह रहे नहीं नहीं रिया नहीं मारा हो। तो बोला अरे सच में रिया ने खुद मारा श्याम को थप्पड़, रिया ने खुद उसे थप्पड़ मारा। ठीक है, तो समझ लो वो जो श्याम है वो आपका दोस्त है। अब ध्यान समझो, श्याम है जो आपका दोस्त है, वहाँ पे ले गया। तब बोल रहा है हाँ इसको थप्पड़ मारा। कौन मारा? फिर वहाँ पे आपको ग्रुप में पूछ रहा शाम से, हाँ भाई कौन मारा? तो बोला अरे कोई नहीं मारा, कोई मारा है, हाँ कोई मारा। तो आप क्या बोल रहे? अरे उसने खुद तुझे थप्पड़ मारा, रिया ने खुद तुझे थप्पड़ मारा। ठीक है, तो ये जो खुद है ना, ये जो मारने वाला कौन है? सी। मारा किसे? यू को, यानी कि ये कार्य खुद पे नहीं हो रहा है, तो ये इम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। ये भी इम्फैटिक है, ये भी इम्फैटिक है। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया रिफ्लेक्सिव, ये भी हो गया रिफ्लेक्सिव। अब आप समझो, मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है, सब चीज़ सेम है। ऐसे कैसे पता चलेगा कहाँ पे रिफ्लेक्सिव है कहाँ पे इम्फैटिक? तो तुम दोनों का आप चीज़ समझो, दोनों का पोजीशन होता है रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक। सिंपल सी दो पोजीशन इसका, उससे आपको समझ। इसका होता है आफ्टर वर्ब, आफ्टर मेन वर्ब की इसका पोजीशन होता है, मेन वर्ब के बाद। और इसका होता है इम्फैटिक प्लस मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब के पहले, या फिर ऑब्जेक्ट प्लस मेन, ऑब्जेक्ट प्लस इम्फैटिक। इसीलिए हम बोल रहे थे बार बार आप सेंटेंस को तोड़ो। जब तक तोड़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक नहीं तोड़ोगे। तोड़ने से ज़्यादा समझ में आएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पोजीशन होता है जस्ट मेन वर्ब के बाद होता है, और ये ऑब्जेक्ट बनने के कार्य करता है। यानी कि अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव के रिक्वायर्ड नहीं है। पहली बात तो आपको कैसे समझना, पहले तो आपको उसका मीनिंग निकालना है, देखना मीनिंग क्या सही दे रहा है। दूसरा चीज़ ग्रामेटिकली क्या देखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह से कार्य किया जाता है। यानी कि अगर पहले से कुछ मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो हाँ रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसा बढ़ दिया तो रिफ्लेक्सिव होगा। इम्फैटिक का क्या कार्य है? मेन वर्ब के पहले आना, यानी कि एडवर्ब की तरह से कार्य कर रहा है, यानी मेन वर्ब की विशेषता बता रहा है। और ऑब्जेक्ट के बाद आना, यानी कि एडजेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्ट के बाद आना। यहाँ पे मेन वर्ब की तरह से कार्य, यहाँ पे एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है, क्या एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है? ये चीज़ आप बस ध्यान देना, इस पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ इतना चीज़ याद रखना, मेन वर्ब के अगर पहले आ रहा है तो इम्फैटिक, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो रिफ्लेक्स, सॉरी इम्फैटिक, और मेन वर्ब के बाद आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या होता है, इम्फैटिक का मीनिंग क्या होता है, दोनों समझ लिया। तो आप ये सेंटेंस आप खुद अपलोड कर दो, यहाँ पे वीडियो रोको और करो और समझो कहाँ पे क्या चीज़ है, फिर पता चलना ये प्रिपेयर्ड सही है। जहाँ पे अगर सही लगे, जैसे माई सेल्फ है, प्रिपेयर्ड है,
सॉरी हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ है, यहाँ पे हर सेल्फ है। ये चीज़ का आप देखना, अगर सही है तो नो एरर या नो लिख देना, और अगर गलत है तो क्या गलत है, कहाँ पे उसका पोजीशन होगा, क्या होगा, उस चीज़ का आपको बनाना है। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो और इसे बनाओ। तो चलो मैं इसको करता हूँ। तो आप एक चीज़ समझना, पहले इसका मीनिंग आप निकालो, इस वर्ड का आप मीनिंग निकालो। इसका मीनिंग है आई स्लैप्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को थप्पड़ मारा। पहली बात मेन वर्ब है, अब मेन वर्ब के बाद माई सेल्फ आ रहा है, तो पहला हिंट हो गया ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है। बट इसका मीनिंग निकालो, आई स्लैप्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को थप्पड़ मारा। हाँ, ये बात सही हो सकती है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहली बात, जब मेन वर्ब की बात है तो रिफ्लेक्सिव तो होता है, और ये अपना ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। दूसरी बात, जब ऑब्जेक्ट की तरह से सब कोई बट काम कर रहा हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और उसमें मीनिंग निकलता हो उसने खुद को कुछ किया, या थप्पड़ मारा या देखा या जो भी किया, तैयार किया, कुछ भी किया, खुद को किया, किसी और को कुछ, किसी और से मतलब ही नहीं है। जो क्रिया है उस खुद पे हो रहा है। जैसे हैपनिंग वर्ब में क्या था, हैपनिंग वर्ब में खुद भी कर नहीं रहा था, खुद भी नहीं कर रहा था, बट उसमें खुद पर खुद हो गया। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता, उसने खुद करता है, उस चीज़ को करता है और खुद पे कर लिया, तो ये हो गया मेन वर्ब। यहाँ पे ये फंडा ये मत लगाने लग जाना कि ये हैपनिंग वर्ब होगा, क्योंकि ये कार्य भी तो खुद पे हो रहा है, बट करने वाला तो है ना, खुद कर तो रहा है ना, खुद भले खुद पे कर रहा है लेकिन करने वाला तो है, तो ये हो गया मेन वर्ब। अब आई हो गया अपना सब्जेक्ट, सिंपल। अब इसका मीनिंग अपने वालों, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर एग्जाम। एक चीज़ आप याद रखें, भर की बात है, आपको रूल लिखा देंगे जहाँ रूल नियम से पढ़ाया जाता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पोजीशन मेन वर्ब की बाद होती है, ठीक है, इस तरह से लिखा देंगे। तो आप तो इससे देखोगे, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर एग्जाम, सेंटेंस कोई दिक्कत नहीं। रागनी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ, मेन वर्ब के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आप इतना समझोगे, अब इसका रूल याद रखोगे। हाँ, मेन वर्ब के बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ चलो, ये भी सेंटेंस नो एरर है, ये भी नो एरर है, दोनों नो एरर मार्क कर दोगे। बट पहली बात, आप पहला यहाँ मीनिंग से आप समझो, दोनों सेंटेंस को आप पहले मीनिंग से समझो, फिर मैं ग्रामेटिकली समझाऊंगा, ग्रामर से। मीनिंग समझो, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर एग्जाम, इसका मीनिंग है वह खुद को तैयार कर लिया एग्जाम के लिए, या फिर वह खुद को एग्जाम के लिए तैयार कर लिया। जो भी मीनिंग निकालना है, मोटा मोटी इसका मीनिंग है यही कि उसने खुद को तैयार किया एग्जाम के लिए। तो ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, यानी कि मेन वर्ब के बाद आ रहा है, यानी रिफ्लेक्सिव है, और रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद पे काम करना, यानी कि खुद को तैयार कर लिया। तो ये सब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, सॉरी, ये अपना जो है सब्जेक्ट बन रहा है, ये मेन वर्ब बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, सारा चीज़ का चर्चा कर लिया। तो आप यहाँ समझो, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर एग्जाम, इसका मीनिंग भी सही निकल रहा है। प्रिपेयर्ड मेन वर्ब के बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह से कार्य करती है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, चलो ये तो सही है, मीनिंग सही है। बट इस सेंटेंस को समझो, आप यहाँ पे अगर लिख दोगे रागनी प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट फॉर होल फैमिली, तो रागनी हो गया सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन हो गया, होल फैमिली हो गई इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और फ्रेज हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात रखना, होल फैमिली अपना हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ज़्यादा मोटा मोटी इस पर ध्यान मत देना। अब एक चीज़ समझो, रागनी ने तैयार किया, प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना, मेन वर्ब हो गया। अगर जो मेन वर्ब की बात आता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह से कार्य करती है, ठीक है। इस ब्रेकफास्ट को क्या बनाओगे, तो क्या एक ही वर्ब का दो ऑब्जेक्ट बिना कंजक्शन के आ सकता है, नहीं आ सकता।
तो यहाँ पे आपको अगर नहीं पता होगा तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करना अपने डायरी पे, एक एक ही वर्ब के दो ऑब्जेक्ट बिना कंजक्शन के नहीं आ सकता, बिना कंजक्शन के नहीं। हाँ, कंजक्शन अगर बीच में लगा लेगा तो आ सकता है, बट सिर्फ ग्रामेटिकली नहीं, मीनिंग भी सेम होना चाहिए। पहली बात, दो ऑब्जेक्ट आगे बिना कंजक्शन के गलत होगा। अब यहाँ पे सुधारना कैसे, वो चीज़ आप समझो। पहले इसका मीनिंग निकालो। इसका मीनिंग है रागनी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, रागनी खुद को तैयार किया। ब्रेकफास्ट मतलब होता है दिन का जो भोजन होता है, दिन का जो खाना खाते हैं उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट। रागनी ने खुद को तैयार किया खाना फॉर हैम, यानी कि उसने अपने हाथ पाँव पैर काट काट के सारा भूंज भांज दिया, अपने फैमिली के थाली में परोस दिया। इस सेंटेंस का तो मतलब यही हुआ, रागनी ने खुद को प्रिपेयर्ड किया, खुद को तैयार किया ब्रेकफास्ट के लिए। रागनी ने खुद को ब्रेकफास्ट तैयार किया फॉर ऑल फैमिली, सारे फैमिली के लिए खुद को ही बना दिया। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो इससे बचने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो आप इसका मीनिंग समझना, इस कहना क्या चाह रहा होगा। ये कहना चाह रहा होगा रागनी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ ब्रेकफास्ट, यानी ये कहना चाह रहा होगा रागनी ने खुद तैयार किया, रागनी ने खुद तैयार किया खाना अपने होल फैमिली यानी पूरे परिवार के लिए। ठीक है, तो रागनी ने तैयार किया खुद, बट खुद को नहीं तैयार किया, जाहिर सी बात है। तो पहली बात है, ये जो हर सेल्फ है ये जो हर सेल्फ है यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ से आने से इसका अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। यहाँ अगर मेन वर्ग की बात आ रही है तो यानी कि वो कार्य खुद पे हो जा रहा है, और खुद पे हो जाने के बाद इसका क्या कार्य हो रहा है कि रागनी ने खुद को तैयार कर लिया ब्रेकफास्ट के लिए, खुद को तैयार कर दिया। तो ऐसा तो कुछ मीनिंग देना नहीं। मीनिंग कैसे देना? राधिनी ने खुद तैयार कर लिया, खुद तैयार किया ब्रेकफास्ट फॉर फैमिली, रानी ने खुद। तो पहली चीज तो आपको यहाँ लाना है, हर सेल्फ को यहाँ पे देना है, या फिर ब्रेकफास्ट के बाद दे देना है। अब ज़्यादा अच्छा होगा, ऑब्जेक्ट से आपको समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट लिखा लो तो मेन भर के पहले ले लो। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए। और अगर ग्रामेटिकली सीखना है तो ग्रामेटिकल से मैंने समझाया था, रागनी सब्जेक्ट हो गया, प्रीपेयर्ड मेन वर्ब हो गया, और हर सिर्फ अगर मेन वर्ब के बाद आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कार्य होता है किसी भी सेंटेंस पे खुद पे कार्य हो जा रहा है, और दूसरा चीज़ होता है सब ऑब्जेक्ट बनने का। तो चलो हर सेल्फ का आप ऑब्जेक्ट बना दिए, तो ब्रेकफास्ट का आप क्या बनाओगे? फिर ये भी ऑब्जेक्ट की तरह से कार्य करेगा, ब्रेकफास्ट भी। बट ग्रामर में कभी ऐसा नहीं होता कि दो ऑब्जेक्ट, एक बार का दो ऑब्जेक्ट बिना किसी कंजक्शन के आ सके। इसके बीच में हर सेल्फ और ब्रेकफास्ट में कोई कंजक्शन है नहीं, तो चलो आप वहाँ पे कोई कंजक्शन लगा दिया, एंड लगा दिया तो क्या इसका मीनिंग सही निकल जाएगा? रागनी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ एंड ब्रेकफास्ट, क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? कोई तुक नहीं निकल रहा। तो सिंपल सी बात है, रागनी ने खुद तैयार किया प्रिपेयर्ड फॉर हर फैमिली, रागनी ने खुद सारे परिवार के लिए खाना तैयार किया। तो ये जो हर सेल्फ है वो पहले आएगा। अगर ये सेंटेंस आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ आप दोबारा तिबारा 4 बार देखो तो समझ में आ सकता है। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, अगर ये ऊपर दोनों वाले सेंटेंस समझ में आ गए तो आप टेंशन मत लीजिए। आपके एग्जाम में ऐसा एग्जाम क्वेश्चन नहीं देता, आपका एग्जाम में बहुत ही बेसिक देता है। आप आराम से पढ़िए, सब बन जाएगा। जब PYQ करेंगे हम प्रोनाउन का, और कुछ PYQ करेंगे, कुछ अलग अलग किताबों से क्वेश्चन करेंगे तेना। अभी सेंटेंस को आप देखो, उसी तरह से आप ये सब सेंटेंस को आप करो। ये अगर 3 हो गया तो आप ये करो, आई सॉ माई सेल्फ द गोस्ट। सबसे पहली बात मेन वर्ब हो गया, समझ लो, देखना मेन वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे जब इसे ऑब्जेक्ट बना दोगे तो हो जाएगा। आप इतना ये सेंटेंस आप लिखो ही ना, तो इसका मतलब हो गया आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। बट यहाँ पे जो द गोस्ट है, ये जो द गोस्ट है, मैंने खुद को देखा भूत, क्या इसका कोई मीनिंग है? इसका अगर हिंदी लिखोगे तो क्या होगा? मैंने खुद को देखा भूत। ऐसा नहीं लग रहा भूत का बोल रहा है, हाँ मैंने खुद को देख लिया भूत। क्या है इसे, जैसा ऐसा हो सकता है कभी? नहीं। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बना सकते हो? सेंटेंस को आप कैसे बना सकते हो अगर मीनिंग से बनाओ? तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, आई माई सेल्फ द गोस्ट, मैंने खुद भूत को देखा। कह रहे मैंने खुद भूत को देखा, तो इसको आप इससे लिख सकते हो, आई सॉ माई सेल्फ द घोस्ट, मैंने खुद भूत को देखा। आप ऐसे लिख सकते हो।
द क्वीन ओपन हर सेल्फ द डोर से द क्वीन ओपन कर दोगे हर सेल्फ, यानी कि जो रानी वो खुद को खोल लिया, अपना खोपड़ी तोपड़ी सब खोल लिया मार उड़ के, कैसे हो सकता है? ये द डोर है, ये ऑब्जेक्ट बनने का कार्य कर रहा है। देयर सेल्फ के यहाँ लो भाई, यानी कि द क्वीन रानी ने खुद डोर खोला। ही हर्ट हिमसेल्फ ड्यूरिंग द फुटबॉल। अब इतना ही रहने दो जितना मैंने समझाया, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस का हम बाकी का सेंटेंस जो 5-6 अगले लेक्चर में कर लेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। तो आप इतना समझो, कल आना तो इसका रिवीजन करके आना, फिर इस सारे सेंटेंस को आप समझेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप लेक्चर को शुरू से करो तो ज़्यादा समझ में आएगा, और अपना इंग्लिश भी पर डे रीडिंग करो, मीनिंग याद किया करो, तो आपको